हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया। अब हम लोग देखो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये ऑप्टिक्स के ही पार्ट हैं। तो देखो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रे ऑप्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑप्टिक्स के ही दो पार्ट थे, एक था रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या करना है अभी हमें वो देखते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में पहला तो आता है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर उसके बाद आएगा दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस। तीसरा है डिफ्रैक्शन और चौथा था पोलराइजेशन। तो ये सारे के सारे क्या है, हमें एक एक करते हुए स्टडी करने हैं और मेंस में कितना आता है इसका ये बात हमें ध्यान रखनी है। थ्योरी के नाम पे, ट्वेल्थ के नाम पे वेव नेचर अच्छा खासा आता है। वेव नेचर ऑफ लाइट से थ्योरी क्वेश्चन, प्रूविंग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे मेंस में किससे बनते हैं? इंटरफेरेंस से और डिफ्रैक्शन से। तो हमें उसी को ध्यान रखते हुए जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है। तो हमें थ्योरी हमें पता है कितना कितना होता है, तो बस आज की थ्योरी जल्दी से ख़त्म करते हैं ताकि 1 घंटे में हमारे नोट्स तैयार हो जाएं। उसके बाद हम लोग इसके क्या करेंगे? PYQ करेंगे। तो जितना भी टाइम मिल रहा है सही से यूटिलाइज करो, फालतू की बातें करते नहीं हैं हम, सीधे आते हैं मुद्दे पे। तो अब जो है ये इतना बना लो, पहले कॉपी पेन निकाल बेटा। अगर वीडियो देखने आए हो तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल के बैठा करो, है ना। नहीं तो रील देखने के लिए इतने हजारों चैनल हैं, किसी भी चैनल पे जाकर के रील देखने लगो आप लोग। आपका टाइम बचना चाहिए, इसलिए समझ लीजिए गागर में सागर भर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक एक स्लाइड में एक एक चीज़ बता दी जाती है, फालतू की यहाँ पे बातें नहीं कि हंसी गुल्ला करें यहाँ पे हम। ठीक है ना। इतना टाइम होता तो आज की डेट में कॉमेडी चैनल खोल के बैठे होते हम लोग क्यों यहाँ पे एजुकेशन चैनल बैठे होते। तो इतना ध्यान रखिए आप लोग। ऑप्टिक्स लिखिए, रे ऑप्टिक्स कर चुके हैं अच्छा खासा उसमें था, तो उसकी ब्रांचें आप बनाते रहिए। हमें बात करनी है किसकी? वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसकी हम बात करेंगे। तो अब पहली जो बात करते हैं वो सीधे हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे ज्यादातर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ना। बताने को आदमी बताता है वेव थी, रे नेचर था, वेव नेचर था, ये सब थ्योरी पार्ट है, ये सब नहीं समझना है। ये सब तो समझ चुके ही होंगे, 12th में क्लास में बताया जाता है। हम आते हैं मेन मेन कैसे क्वेश्चन डेवलप होते हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो जैसे मान लो कि एक वेव है जिसमें दिया हुआ है A1 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव कोई चल रही है जिसका इक्वेशन दी हुई है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो होता क्या है कि जब ये दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, मतलब चल रही आके मिली, अब मिलने के बाद एक नई टाइप की वेव जनरेट होगी, तो वो हमारे कहलाता है, जो नई टाइप की वेव जनरेट होती है वो दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होती है। तो y वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2 होगा। मान लिया y जो आया उसका एम्पलीट्यूड हो गया r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। मान लिया कि ये वेव एक नई जनरेट हुई है। तो ये जो r है ये रिजल्टेंट वेव का क्या हुआ? रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड हुआ। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे इतना? तो जब ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हुआ तो हम इसको अभी बताएंगे कितना कैलकुलेट होके आएगा। तब तक कुछ चीजें और जान लो कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ये बात जान लो। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो I इक्वल टू के ए स्क्वायर करके याद कर लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया। अगर कहीं पे विड्थ दी जाती है, किसी भी चीज की विड्थ दी जाएगी, तो वो भी जो होती है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होती है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होती।
तो ये सब अपने नोट्स में बनाते चलो, ठीक। अभी केवल इतना बताया है कि r sin ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। अभी अगली स्लाइड में इसी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तब तक के लिए इतना बना लो, फिर हम लोग आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे में खत्म करेंगे वेव ऑप्टिक्स। 1 घंटा अगर कर देंगे हम लोग तो 1 घंटे में इसकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग PYQ लगाना चालू करेंगे। टाइम क्यों वेस्ट करना भाई, है ही कितना टाइम जो हम वेस्ट करें, ठीक। तो देखो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो R का जो फॉर्मूला आता है भाई, हम लोगों ने 11th में वेक्टर चैप्टर का नाम सुना हुआ था। तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है वो आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब यहाँ से वेव के हिसाब से R मैक्सिमम भी होगा। जब R मैक्सिमम होता है, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी इंटरफेरेंस क्या होता है ये अभी बता रहा हूँ, इसी 1 मिनट को। कंस्ट्रक्टिव होता है, इसी में ब्राइट बनती हैं। कंस्ट्रक्टिव होगा तो भाई इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। फ्रिंजेस लिख दे रहा हूँ, ये ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। फ्रिंजेस सब पता ही है तुम लोगों को, ठीक। तो R मैक्सिमम हो गया, ऐसे ही क्या होगा, R मिनिमम होगा। तो R जब मिनिमम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव लिख दिया है, अगला क्या होने वाला है, डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। उसी समय जो फ्रिंजेस बनेंगी उसको क्या बोला जाएगा, डार्क बोला जाएगा। डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे R मैक्सिमम है, तो R मैक्सिमम है तो कॉस फाई मैक्सिमम होना पड़ेगा। और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, +1 होती है। कब होती है, जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, या इसी को इंग्लिश में हम लोग लिख देते हैं 2m पाई। डैट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। ये क्या हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और फाई अगर इतना हो गया तो हम लोग R का फॉर्मूला जो आएगा, R मैक्सिमम बोलेंगे, तो वो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई है, +1 हो गई है। इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब करोगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो R मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 प्लस A2 आ जाएगी। यहाँ तक अभी नोट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही वहाँ पे होगा तो कॉस फाई की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी 2m - 1 इंटू पाई आ जाएगी। R मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया, छोटा छोटा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फालतू की लाइनें थी वो हमने नहीं बताई। यहाँ पे बस एक बात ये याद रखना कि जो फाई होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होगा, पाई होगा, इतना ध्यान रखना। तो ये R मैक्स की वैल्यू हो गई और ये R मिन की वैल्यू हो गई। इसके बाद और अगले स्लाइड पे देखते हैं। इतना नोट कर लेना बेटा तुम लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और अगला स्लाइड हम नोट करते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। टाइम क्यों वेस्ट करना भाई, टाइम वेस्ट करके क्या हुआ आज तक। तो यहाँ पे देखो, अब इसके बाद अभी वही तुम लोगों का टेबल चलता रहेगा। अब इंटेंसिटी की बात करें तो आई, या तुम लोगों को पहले R लिख के बता दें, R का फॉर्मूला जो तुम्हारा आया है वो आया है A1 प्लस A2, एक मिनट रुको,
आर मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है, आर मिनिमम में बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं था, आर मिनिमम की वैल्यू a1 माइनस a2 आ गई थी। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू आ चुकी है ना, ये आर मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई है। अब अगर हम आर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अगर हम इंटेंसिटी लिखें, क्योंकि हमें पता है ना कि I जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो I मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, या जो I मैक्स आएगा वो आ जाएगा a1 हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये I मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? तो I मैक्स भी आ गया और I मिन भी आ गया। अब I मिन देख लेते हैं। तो I मिन जब निकालोगे, I मिन का देखो बस फॉर्मूले चल रहे हैं। I मिन में आ जाएगा a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर, या k लगा देते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे भी k लगा देते हैं ताकि कोई ये ना कह दे कि भाई कोई बवाल हो गया। तो I मिनिमम जो आएगा वो हो जाएगा k रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। I मैक्सिमम आ गया, I मिनिमम आ गया। अब उसके बाद देखो, एक होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ठीक, तो ये तुम्हारा आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2m पाई होता था ना, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई गया, तो ये आ गया m लैम्डा। अब m लैम्डा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि इवन है कि ऑड है, तो हमने क्या किया, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये आ जाएगा क्या, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक, इधर आएंगे तो इधर लिखेंगे पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, डेट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि डिफ्रैक्शन में नहीं समझाना पड़ेगा ना, एक बार समझ लेंगे तो डिफ्रैक्शन और इसका रिवर्स है पूरा, इतना ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 2। ऐसे ही एक होता है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का होता है फॉर्मूला कैपिटल T बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, तो ये हो जाएगा T बाई 2 पाई इंटू 2m पाई। 2m माइनस 1 तो था ना यहाँ पे, ये तो डार्क वाला है ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कैपिटल T बाई 2 पाई इंटू 2m माइनस 1 पाई, पाई से पाई गया, यहाँ से आ गया 2m माइनस 1 T आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा T बाई 2 का क्या, ऑड मल्टीपल। मिनिमा वाले में, डिस्ट्रक्टिव वाले में सब कुछ क्या चल रहा है, ऑड चल रहा है, और कंस्ट्रक्टिव वाले में बेटा यही क्या चलेगा, सब चलेगा इवन। तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना है, तो इतना आप लोग टेबल बना लो। हो गया इतना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटेंसिटी जो है, एक क्वेश्चन करा लेते हैं जितना भी कराया है, जो इंटेंसिटी है I1 अपॉन I2 उसका रेशियो है 4:1। तुमसे कह रहा है कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम निकालना है। तो देखो I मैक्सिमम क्या था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये क्या था, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यही तो था।
तो यहाँ से तुम्हारा एक तरीके से आ जाएगा √4 प्लस √1 और ये हो जाएगा √4 माइनस √1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो 3/1 डेट मीन्स 9/1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हो गया। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 9:1 आ गई। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लो इतना। अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक वेव दी गई है y1 = 3 sin ω t और y2 दिया गया है 4 cos ω t। ये cos लिखा हुआ है, 3 sin ω t और एक दिया हुआ है 4 cos ω t। कह रहा है ये दोनों वेव हो रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी। तो बताओ इन दोनों में फाई कितना लेंगे। तो cos को चेंज कर लेते हैं, तो लिख लिया 4 sin ω t प्लस 90 डिग्री या π/2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a1² प्लस a2² प्लस 2 a1 a2 cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती, cos 90 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये आ गया 9 + 16 डेट मीन्स 25 और 25 कितना हो गया, 5 हो गया। तो R तो आ गया, लेकिन कभी भी अगर हमें पूरी इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, R sin ω t प्लस थीटा चाहिए। अब इस थीटा में फंस रहे हैं, तो थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता था B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा, यही तो होता था। तो B sin थीटा कितना है, 4 sin 91 है अपॉन 3 प्लस 4 cos 90, तो ये हो जाएगा 4/3। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया सबको। तो tan थीटा आ गया, तो वहाँ से थीटा निकाल लेंगे और उसको हम लोग tan इनवर्स में या डिग्री में पुट कर लेंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4/3 हमें पता भी है कि 53 डिग्री होता है, तो R की वैल्यू हो जाएगी 5 sin ω t प्लस 53 डिग्री। समझ में आया इतना, क्लियर है बेटा इतना। तो ये चीज यहां से हो जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब आता है वेव फ्रंट। कुछ चीजें समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है कि मीडियम में वो सारे पार्टिकल जो सब एक ही फेस में या सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो सारे के सारे पार्टिकल एक ही फेस में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेव फ्रंट कहलाते हैं। जैसे मान लो कि तुम लोगों की क्लास होती थी, तो 12th होगा, है ना, जिस भी स्कूल में पढ़ते होगे, एक 12th A सेक्शन होता था, एक 12th B होता था, एक 12th C होता होगा, ऐसे ही होता होगा, है ना, आगे भी होंगे कईयों के स्कूल में। तो 12th A मान लो PCM का है, ये जो है ये PCB का है, ये मान लिया कॉमर्स का है, ऐसा लगभग मान लेते हैं, है ना। 12th A की बात करें तो फर्स्ट पीरियड जो है उसमें मान लो फिजिक्स चल रही है, 12th B में जो फर्स्ट पीरियड है उसमें मान लो केमिस्ट्री चल रही है। तो हमने कह दिया जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 12th A के बच्चे कायदे से तो उनके पास फिजिक्स की कॉपी या फिजिक्स की बुक खुली होनी चाहिए। तो हम कहते हैं वो सारे बच्चे 12th A में जो 40 बच्चे थे, मान लिया जो 40 बच्चे थे वो सब क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो सब के सब एक ही फेस में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। 12th B के जो बच्चे हैं वो सब किस फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री के फेस में ऑसिलेट कर रहे होंगे।
यही तो होगा। तो ये कहलाया कि मीडियम के सारे पार्टिकल हमें वही वही लेने हैं जो सेम फेस में ऑसिलेट करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिया, समझ में आया वेव फ्रंट क्या होता है। मीडियम के पार्टिकल सेम फेस में ऑसिलेट करें तो वो हमारा कहलाता है वेव फ्रंट। क्वेश्चन आता है कैसे कैसे वेव फ्रंट बनता है, सोर्स क्या होने चाहिए। जैसे मान लो वेव समझाने के लिए यही बताते हैं कि हमने पानी में पत्थर डाल दिया कुछ, तो जो पानी के बुलबुले हों, जैसे मान लो कि ये हमारा पानी अभी स्टेबल था, इसमें जब डाला तो यहाँ गुल 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 ऐसे नहीं वेव बन जाती, डिस्टरबेंस आते हैं तो ऐसे वेव बनती चली जाती हैं। बहुत तेज डाल दिया तुमने, जहीर खान बन गए, तो तुम्हारे वेव और आगे चलती जाएंगे, गुड़ 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 ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। जो एक पत्थर डाला तो हर जगह आइडियली माना जाता है कि हर जगह जो वाइब्रेशन हो रहा है सेम इंटेंसिटी से हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया वेव फ्रंट की डेफिनेशन। अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि कौन सा सोर्स होगा तो कैसा कैसा वेव फ्रंट बनेगा। जैसे मान लो सोर्स हमारे पास है और हमें उसका क्या बनाना है, वेव फ्रंट बनाना है। सोर्स हमारे पास है पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल, ये लिख लीजिए आप सब लोग। अगर लीनियर होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, वो होगा प्लेन वेव फ्रंट। तो हमें ये तीनों चीजें तो याद रहनी चाहिए कि इस सोर्स पे ऐसा होता है। ठीक, ये आप लोग बना लीजिए, ये बना लीजिए। फिर उसके बाद YDSC कराते हैं जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हो गया इतना, तो देखो अब आगे, अब आता है YDSC। YDSC से पहले एक कोहेरेंट सोर्स होता है, यहां चाहे तो लिख लो, कोहेरेंट सोर्स होता है। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं कि वो दो सोर्स जिनके बीच फेज डिफरेंस हो तो, लेकिन समय के साथ साथ क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है ना, समय के साथ क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे, चेंज ना हो, है ना। तो जैसे मान लो कि शुरुआत में कोई वेव चल रही थी 3 sin ओमेगा टी, और ये हो गया 4 sin ओमेगा टी प्लस π/3। तो ये वेव चलती रहे आइडियली, और वेव सच में चलनी है तो इंडिपेंडेंट सोर्स को कोहेरेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, लगातार तुम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक लगातार दोस्ती के बीच वो फेज डिफरेंस बना रहे, भाई भाई के बीच हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बाहरी लोगों के साथ, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है ना, ये एक पॉसिबिलिटी कम होती है। कुछ साल चलती है, कुछ और साल चलती है, बुढ़ापा होता है, शादी वादी के बाद जो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर होते हैं तो वो बच्चे केवल जो अपने होते हैं उन्हीं में वो चीज़ चलती चली जाती है, बहुत ही कम केस में ऐसा हो पाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ मुश्किल, ये आप बहस ना करने आ जाना कि नहीं दोस्ती पे बात कर ली, नहीं नहीं, ये मुश्किल होता है, ये नहीं कह रहा हूँ असंभव होता है ना। तो ये यहाँ पे जो हो रही हैं वो सारी बातें हम लोग किसकी कर रहे हैं, आइडियली बातें कर रहे हैं, हर समय जो हो। अब ये नहीं कि 100 में से या 1000 में से कोई एक केस हो गया लड़ने चले आओ कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कोहेरेंट सोर्स में कि कोई भी वो दो सोर्स जहाँ पर जिनके बीच फेज डिफरेंस वो हमेशा क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑलवेज, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। और इंडिपेंडेंट सोर्स को कोहेरेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए YDSC ने क्या किया था, YDSC का जो नाम था वो था यंग डबल स्लिट, मतलब नाम इनका यंग था, डबल स्लिट यूज की थी,
प्रैक्टिकल किया था तो उसी को एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। राइटिंग समझ में आ ही रही होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम नहीं खराब कर सकते राइटिंग के चक्कर में। अब वो दिन तो हमारे हैं नहीं कि बैठ के इमला लिखें। तो ये सोर्स है, ये S1 है, ये H2 है। इसी सोर्स के एकदम सेंटर पे हमने मान लिया ये स्क्रीन है। ठीक है, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा ना चले इतना ज़्यादा, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ध्यान से समझ लो बस। स्क्रीन है ये, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D मान ली हमने सोर्स से। ये हमने कितनी मान ली? कैपिटल D मान ली। ये हमने कितनी मान ली? स्मॉल d मान ली। ठीक है, मान लिया ये सेंटर है, सेंटर ये है। कोई वेव यहां से निकली तो यहाँ पे एक नई वेव फिर से जनरेट होगी, यहाँ भी जनरेट होगी। मान लिया किसी पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचना है, तो ये वेव यहाँ से गई और ये वाली वेव यहाँ से गई। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये P है, तो ये H2P हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? S1P हो जाएगा। तो हमें समझ में आया कि भाई पाथ डिफरेंस जो है वो है तो ज़रूर। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई? H2P माइनस S1P हो गई। क्लियर है बेटा इतना? पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई, H2P माइनस S1P आ गई। अब इसी में जो है कई सारे केस बनेंगे, तो जो केस बनते हैं वो देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस तक यहाँ तक पहुँचे आप लोग? उसके बाद केस 1 लिखते हैं। केस 1 लिखते हैं कि इफ़ कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d। अगर कैपिटल D की वैल्यू स्मॉल d से ज़्यादा है, ठीक है ना, तब तो जो पाथ डिफरेंस आएगा, वो हमारा हो जाएगा d साइन थीटा। तब पाथ डिफरेंस कितना होगा? d साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल है यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। इसको थोड़ा सा थिक दिखा देते हैं। हमेशा वो देखो, केस समझो, यहाँ पे जो ये थीटा होता है ये हमारा कहलाता है, तो d साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो केस 1 समझ में आया। अब केस 2 देख लो। केस 2 और केस 1 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो गई, ठीक है, अगर जो थीटा बन रहा है वही हमारा स्मॉल हो गया, अगर हमारा थीटा ही स्मॉल हो गया, तो उस समय जो पाथ डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा d बाई डी इंटू, इसको अगर y से दिखा रहे हो तो y हो जाएगा। ठीक है, y होता है पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ जो भी फ्रिंज बनेगी, नंबर ऑफ फ्रिंज लिख दे रहे हैं, पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये नोट कर लो, केस 1 और केस 2, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं उसमें केस 1 और केस 2 की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ऑप्शन आएगा लेकिन वो गलती ही होता है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट केस है, केस और भी बनते हैं लेकिन जो दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वही बताया जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि टाइम ना वेस्ट हो तुम लोगों का। तो दोनों नोट कर लो ये, ठीक है। इतना हो गया, अब चलो आगे बताते हैं फिर। तो आप देखो, जब इतना हो गया है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे अब रफली डायग्राम देखो, एक सोर्स होगा। कभी भी क्वेश्चन आए इसका तो डायग्राम हमेशा बनाने की सोचना, डायग्राम बनाओगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी तुम्हारी। ये स्क्रीन हो गई, ये हो गया सेंटर। सेंटर पे मेरे बच्चे हमेशा जो बनता है वो बनता है ब्राइट, ठीक है ना। सेंटर पे जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है? ब्राइट फ्रिंज बनती है। उसके अगल बगल जो होती है वो बनती है डार्क, फिर बनती है ब्राइट। ऐसे ये अल्टरनेट चलता रहता है। तो अगर हम स्क्रीन पे बताएं तो एक सेंटर हो गया, सेंटर पे बनी ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क,
फिर ब्राइट, ऐसे बारी बारी से चलता रहता है। ऐसे बात समझ में आ रही है? ठीक। ब्राइट वाले के लिए कंडीशन क्या होगी और डार्क वाले के लिए क्या होगी? तो देखो यहाँ पे बता देते हैं। जो हम लोग y लिखते थे, y का फॉर्मूला होगा d/d। अगर ब्राइट है तो हो जाएगा m लैम्डा। तो y इक्वल टू फॉर्मूला होता है m d लैम्डा बाई डी। और अगर डार्क है तो y का फॉर्मूला होता है d/d इंटू 2m-1 लैम्डा बाई 2। तो ये हो जाएगा m-1/2 d लैम्डा बाई डी। ये y की वैल्यू होती। ठीक, y की वैल्यू समझ में आ गई। ब्राइट के लिए ये होगी और डार्क के लिए ये होगी। क्लियर है? अब बात आती है कि एक फ्रिंज विड्थ नाम की एक चीज होती है। जो ये ब्राइट और ये बन रही हैं, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? इसको बीटा से दिखा देते हैं। बीटा होता है दो कॉन्जुगेटिव डार्क के बीच की बात कर लें या ब्राइट के बीच की बात कर लें। अगर हम ब्राइट के बीच की बात कर लें या डार्क के बीच की बात कर लें तो वो हमारी कहलाती है क्या? फ्रिंज विड्थ कहलाती। या दो हम ब्राइट के बीच की बात कर लें तो ये हमारी क्या कहलाएगी? फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। समझ में आया इतना? तो ये होती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम लोग किससे दिखाते हैं? बीटा से दिखाते हैं। तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी लैम्डा बाई डी होता है। यहाँ प्रूविंग करके नहीं दिखा रहे हैं, फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? डी लैम्डा बाई डी होती है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? सबको समझ में आ रहा है? तो जब समझ में आ रहा है तो भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ तो कर दो यार, है ना? मोटिवेट करो हमको भी। तो ये फ्रिंज विड्थ हो गई। फिर बात आती है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी? तो थीटा से दिखाते हैं। थीटा का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन कैपिटल डी। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगी। ये हमारी कहलाती है क्या? एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाती। तो दोनों चीज़ें हैं। सारी चीज़ें जितनी समझ में आ रही हैं नोट कर लो चुपचाप। नोट करते चलो भैया जल्दी जल्दी। ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। ये तुम लोगों का 12th में नहीं है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना बनेगा? भाई ये तो है कि एक स्क्रीन तो बन गई, ठीक है। स्क्रीन पे कितने ब्राइट बनेंगे, कितने डार्क, ऐसा तो है नहीं इनफाइनाइट बनते चले जाएंगे। भाई स्क्रीन जितनी होगी उतने ही तो बनेंगे। तो कितने बनेंगे वही पूछा जा रहा है। तो जब वो पूछा जा रहा है तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। मैक्सिमम ऑर्डर क्या होने वाला है? ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमा अगर होगा, ठीक है, मैक्सिमा अगर होगा तो एन मैक्सिमम जो होगा, मतलब मैक्सिमम वालों की, तो वो हो जाएगी डी बाई लैम्डा। और मिनिमम वाले जो होंगे उनकी हो जाएगी डी बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। डी बाई लैम्डा और हाफ में बनती है तो प्लस 1/2 कर लेना इसको, डी बाई लैम्डा प्लस 1/2। तो ये हमारे क्या होंगे? मिनिमम। और ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इतना तुम्हारा हो गया जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रिंजेस कितनी बनने वाली। अब इसके बाद आता है हम लोगों का, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स वगैरह जो है इतना लंबा अगर खींचेंगे हम लोग तो वो टाइम वेस्ट होगा तुम लोगों का एकदम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि कहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्या है YDSC में कोई स्लैब रख देते हैं, स्लैब इंसर्ट कर देते हैं, अगर हम जैसे मान लो कि ये है सोर्स, यहाँ पे ये स्क्रीन थी, ये वेव जा रही थी, मान लिया यहाँ पे इसके रास्ते में हमने कोई स्लैब रख दी जिसकी विड्थ क्या थी, T थी, ये सब तो पता ही है। तो जब यहाँ पे ऊपर रखते हैं तब क्या होता है, या नीचे रखते हैं तो क्या होता है, तो होता कुछ भी नहीं है। हमेशा जो भी होता है तो वो सेंटर जो होता है वो चेंज हो जाता है। और कितना चेंज होता है, जितना इसकी ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिकल पाथ तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल पाथ कहीं पर भी होता है तो वो म्यूटी दिखा दिया जाता है, और ओरिजिनल पाथ जो होता है, जो भी हमारा ओरिजिनल पाथ होता है वो टी होता है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ म्यू टी माइनस टी, तो ये हमारा आ गया टी म्यू माइनस 1। तो देखो कुल मिलाकर के स्लैब रखने पर, जब हम स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझो तुम, अगर हम स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इतने का इफेक्ट आता है ना। कब आता है और क्यों आता है ये तुम्हें जानने की जरूरत है ही, क्योंकि भाई ऑप्टिकल पाथ होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। अब जब आता है तो अगर हमने स्लैब ऊपर वाले में रखी है, अगर हमने स्लैब ऊपर वाले में रखी है तो सेंटर जो होता है वो ऊपर शिफ्ट होता है, शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। अगर हमने नीचे रखी होती, अगर हमने स्लैब, मान लो ये हो गया डायग्राम, अगर हमने यही क्वेश्चन में स्लैब नीचे रखी होती, यहाँ पे रख दी होती, या हाँ यहाँ पे रख दी होती, तो जब स्लैब नीचे रखी है तो जो सेंटर होगा वो हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो स्लैब भैया जहाँ रखोगे उसकी तरफ सेंटर को शिफ्ट कर देना। कितना शिफ्ट करना, टी म्यू माइनस 1, इतना जो फैक्टर होता है इसी की वजह से चेंज आता है। यही ऊपर या नीचे जहाँ रखोगे वहाँ पे आंसर आ जाएगा। नोट कर लो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगर S1 वाले में स्लैब रखोगे तो ऊपर जाएगा, S2 वाले में रखोगे तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हो जाएगी। अब इसके बाद इंटेंसिटी कर्व देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी कर्व जो इसका होता है वो हमेशा सेम चल रहा होता है, क्योंकि इसकी जो वेव होती है, एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट चल रहा होता है। तो ये इंटरफ्रेंस में होता है, लैम्डा के साथ बना रहे हैं, पार्ट डिफरेंस के साथ। तो देखो लैम्डा बाई 2 का जब ऑड मल्टीपल होगा तो 0 होगा, लैम्डा बाई 2 का जब इवन मल्टीपल हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे ये मिनिमम हो जाएगा, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये चीज़ हमको याद रखनी होगी। तो ये हो गया इसका इंटरफेरेंस। साथ ही साथ डिफ्रैक्शन का भी देख लो, क्योंकि किया तो हुआ ही है, ताकि याद रहे तुम लोगों को। डिफ्रैक्शन में यही जो चीज़ होती थी, ये क्या होता था, ये हमेशा लगातार नीचे की तरफ चलता रहता था। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे मूव किसकी तरफ करने जा रहे हैं, डिफ्रैक्शन की तरफ करने जा रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन में देखो क्या होता है, जब भी यहाँ पर स्लिट विड्थ ले लेते हैं ई, लेंस वेंस लगाए जाते हैं, हमें जो मेन मतलब है वो देखो किससे मतलब है, स्क्रीन हो गई। सेंटर पे हमेशा ब्राइट बनाते हैं,
सेंटर के अगल बगल जो बनेगा वो डार्क बनेगा, फिर उसके बाद जो बनेगा वो ब्राइट बनेगा। तो ये कहलाता है फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमम, सब्सिडरी मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। इतना फर्क होता है बस, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये इतना हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ब्राइट यहीं पे मान लेते हैं, तो ये हमारी कहलाती कैपिटल डी कहला दी। अब इसको तुम समझो, यहाँ पे सेंट्रल विड्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो लेंथ है ये कहलाएगी लीनियर सेंट्रल विड्थ। भाई जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बगल में एक घर है, तुम्हारे बगल में इधर एक घर है, तो इसकी बाउंड्री से लेकर के इसकी बाउंड्री तक यही तो तुम्हारा घर कहलाएगा। ऐसे ही सेंट्रल विड्थ में भी होता है। सेंट्रल विड्थ में क्या होता है, बगल वाले के डार्क और इधर वाले के डार्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या कहलाती है, सेंट्रल विड्थ कहलाती है। ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, एंगुलर सेंट्रल विड्थ निकालने के आते हैं। तो हमारा ये हमने मान लिया थीटा, तो ये भी कितना हो गया थीटा। तो यहाँ पे जो 2 थीटा होता है ये कहलाता है एंगुलर सेंट्रल विड्थ कहलाता है, ठीक है। और थीटा जो होता है ये कहलाता है सेमी एंगुलर सेंट्रल विड्थ कहलाती, ठीक है ना। ये 2 थीटा हो गया एंगुलर सेंट्रल विड्थ और थीटा क्या हो गया, सेमी एंगुलर सेंट्रल विड्थ। क्लियर है बेटा इतना, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखो, अगर हम मैक्सिमा की बात करेंगे डिफ्रैक्शन में, या डिफ्रैक्शन में बात कर रहा हूं, या मिनिमा की बात करेंगे, तो मैक्सिमा की बात करेंगे तो यहां पे तुम्हारा आएगा ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, सॉरी ई साइन थीटा इक्वल टू आएगा m प्लस 1/2 लैम्डा। और अगर मिनिमा की बात करेंगे तो आएगा ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होता है ये λ/2 का इवन मल्टीपल होता है। यहाँ पे होता था वहाँ पे, अब ये कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, ऑड मल्टीपल हो जाएगा। और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 का इवन मल्टीपल होता है। यहाँ पे 2 पाई का इवन मल्टीपल और यहाँ पे 2 पाई का ऑड मल्टीपल। ये 2 पाई क्या बता रहा है, फेज डिफरेंस को बता रहा है, फेज डिफरेंस बता रहा है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस यहाँ पे 2 पाई का इवन मल्टीपल और यहाँ पे 2 पाई का क्या होगा, ऑड मल्टीपल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, सेंट्रल विड्थ का आता है। तो सेंट्रल विड्थ को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इतना नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक हो गया। चलो अब इसके बाद अगर हम सेंट्रल विड्थ की देखो निकालना है, ये तुम्हारा हो गया सेंटर, ये तुम्हारा हो गया मिनिमा, ये हो गया मिनिमा। तो अगर हमें एंगुलर सेंट्रल विड्थ निकालना है तो हम लिखेंगे एंगुलर सेंट्रल विड्थ निकालने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो जब हम एंगुलर सेंट्रल विड्थ निकालेंगे तो ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा होगा, m की जगह 1 रख देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई λ/e। तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स λ/e। और हमें तो एंगुलर चाहिए तो 2 थीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स λ/e। ठीक है, ये सेमी का हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगर हमें लीनियर विड्थ चाहिए होगी, लीनियर सेंट्रल विड्थ,
तो हम क्या करें, हम यहाँ पे पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लें और उसी को क्या कर दें, डबल कर दें। तो ये भी तो एक मेथड है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी। अब ये यहाँ पे रुको एक मिनट, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा इतना छोटा होता है कि वाई को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, tan थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। तो वाई इक्वल टू हो जाता है डी थीटा और ये वाई हो गया। हमें लीनियर चाहिए तो लीनियर के लिए 2y लगा लेंगे, तो 2d थीटा लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिफ्रैक्शन में करते हैं। ग्राफ इसका बना ही दिया गया है। पोलराइजेशन में जो था पोलराइजेशन भी देख लो, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं यूज आ जाता है। तो ब्रूस्टर लॉ इंपॉर्टेंट था उसमें, ब्रूस्टर लॉ कहीं पे भी होता था तो n इक्वल टू tan IP होता था। ठीक है ना। कहीं पे भी रे आती थी तो ये रे आ रही है, एक रिफ्लेक्ट होती थी और एक रिफ्रैक्ट होती थी। तो ये I होता था, ये R होता था, ये R डैश होता था। तो यहाँ पे ये बताया जाता था कि R प्लस R डैश इक्वल टू कितना होने वाला है, 90 होने जा रहा है। n इक्वल टू tan IP होता था। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पोलराइजेशन में बस इतना ही अभी के लिए कर लो, ताकि न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं आएगा तो वहाँ पे समझा दिया जाएगा। तो अभी देखो वेव ऑप्टिक्स में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इंटरफेरेंस बता दिया, डिफ्रैक्शन बता दिया, ये सब बाहरी मतलब इतना। अब देखो यार, एक तरीके से क्रैश कोर्स तरीके से नोट्स बना रहे हैं, PYQ करेंगे। तो अगर हम इसी में 4-5 घंटे दे देंगे छोटे छोटे टॉपिक में, तो हम क्या करेंगे। हमें भी पता है कि हमें जितना आता है हम उतना डिलीवर नहीं करते तुमको इस समय। क्यों नहीं करते भाई, टाइम भी तो है, टाइम भी तो फाउंडेशन है। तुम पूरे मन से आए, तुमने थ्योरी पढ़ डाली 4 घंटे, है ना, माइंड खराब हो चुका है तुम्हारा, माइंड सैचुरेट कर चुका, अब उसका न्यूमेरिकल भी लगवाने, तो कैसे करवा पाएंगे। तो कुछ मजबूरियां हैं जो हम लोगों ने साल भर नहीं पढ़ा है, वो अभी कर रहे हैं। तो जब अभी कर रहे हो तो भाई उतना ही करो कि काम बन जाए तुम्हारा किसी तरीके से, है ना। किसी पे विद्वान नहीं बनना है तुम्हें, एक टॉपिक पे विद्वान बनने के लिए पूरी ज़िंदगी बची हुई है। हमें केवल उतना करना है कि जिससे हमारा कुछ भला हो जाए, किसी तरीके से 1 साल बचा ले जाए हम लोग, बस यही है। ठीक है। तो थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है। इसका जो है PYQ तुम लोगों को अगली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।